मैं तमन्ना। और आज से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के बारे में और इंडिया के बारे में, और मतलब कि आरएएस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके बारे में देखना। मैं और आप साथ मिलकर तैयारी करेंगे आज से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे श्री गणेश जी का नाम लेके साइंस। साइंस मेरी खुद की सब्जेक्ट ली हुई है जिसमें मैंने मास्टर की है। तो आज सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, साइंस के अंदर बायोलॉजी से, और इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और आगे आगे जैसे जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे नेक्स्ट टॉपिक लेते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम आरएएस के पर्पज़ से ये तैयारी कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम पहले मैं यहाँ पे पीडीएफ लाऊंगी और उसके ज़रिए आप भी पढ़ना और साथ में मैं भी पढ़ती रहूँगी। तो यहाँ पे प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से आते हैं हमारे साइंस बायोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कोशिका की संरचना व कोशिका विभाजन। कोशिका की संरचना व कोशिका विभाजन, मानव तंत्र। कोशिका की संरचना के बारे में जैसे कोशिका की स्ट्रक्चर, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका, ईटीसी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर मानव तंत्र के अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम जैसे अंतःस्रावी तंत्र। और जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। फिर मानव रोग एंड कारक, मानव कारण और निवारण। मानव के अंदर बहुत सारे रोग हो रहे हैं आजकल बढ़ते एनवायरनमेंट के कारण, कैसे कैसे रोग आते जा रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन डिजीज़ बढ़ती जा रही है। तो इनके बारे में और इनका निराकरण देखते जाएंगे। हमारे अंदर मेनली डिजीज़ के कॉजेज़ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और अदर होते हैं, तो हम उनको देखेंगे। और अब आगे पादप के भाग, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से भाग हैं, जैविक कृषि कौन कौन सी कैसे कैसे कर सकते हैं, और जैविक कृषि को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और छठा टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो हम एक एक टॉपिक को डिटेल से समझते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 6 टॉपिक के लिए ही 132 पेजेस हैं। तो इसको अपन डिटेल से देखेंगे। और लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। तो 1 मिनट मैं सेट कर लेती हूँ इसको, और अपन अब देखते जाएंगे कि क्या क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। आप ये बिलीव कर सकते हैं मेरे पे कि हमने एक बेस्ट कोचिंग के नोट्स लिए हैं और इसके ज़रिए ही अपन पढ़ रहे हैं। और मैं भी इन्हीं से, आप मुझ पे ये विश्वास कर सकते हैं कि मैं भी इन्हीं से तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका की संरचना व कोशिका विभाजन। कोशिका की संरचना व विभाजन के बारे में सबसे पहले कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका, सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिका है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य, सबसे पहले जो कोशिका एक सेल, ये हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा ऑर्गन होती है। तो इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बहुत सारी कोशिका, जिनसे उत्तक, तंत्र और हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है इसी प्रकार से। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका के अंदर सबसे पहले क्या क्या होते हैं। तो कोशिका द्रव्य, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंतःप्रदपी जालिका व केंद्रक द्रव्य जैसे तत्व, जैसे एलिमेंट्स होते हैं। वहीं पादप कोशिका में भी इसी प्रकार से होते हैं, बस इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है। पादप कोशिका, जैसे जंतु कोशिका में अपने को देखने की मिलेगी कि रिक्तिकाएं कितनी छोटी छोटी होती है, वहीं पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या कम होती है लेकिन उनकी आकृति बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इनके अंदर अंतःप्रदपी जालिका, अंतःप्रदपी जालिका बहुत बड़ी होती है। प्लांट्स कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका, जीव द्रव्य तंतु, रिक्तिका, माइक्रोट्यूब्यूल्स, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला व मध्य पटलिका, ऐसी तमाम अन्य प्रकार के पाए जाते हैं। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशिका के बारे में। तो
प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। सबसे पहले अपन सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग में बात ये की थी कि सभी जीवों का शरीर एक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिनको कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों की मुख्य संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये सबसे मेन टॉपिक है कि मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोशिका जीवों में मुख्य संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, इसको इम्पोर्टेंट लगाना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। साधारणतः सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क की पतली काट में खाली स्थान या गुहाओं में देखा। यानी कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर ही कोशिका की खोज कर ली थी। इन्होंने कॉर्क यानी कि एक सूखे जैसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी प्रकार एक कॉर्क के अंदर छोटी छोटी काट के समान गुहाओं को देखा और उनका नाम कोशिका दिया। हुक द्वारा काम में ली गई कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। मतलब इन्होंने जिन कोशिकाओं का अध्ययन किया वे सबसे पहले इन्होंने जो कोशिकाएं देखी वे मृत कोशिकाएं थी। जीवित कोशिकाओं की खोज तालाब के जल में ल्यूवेनहॉक ने की। ये क्वेश्चन छोटी एग्ज़ामों में आते हैं, बड़ी एग्ज़ाम में जैसे तो बहुत कम चांस है कि, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आए जैसे मेंस में आए तो उनके अंदर कोशिका के बारे में पूछे तो अपन बता सकते हैं। जैसे 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो मेन लाइन लिखनी होती है तो उसके अंदर लिख सकते हैं कि जैसे रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया 1665 में और जीवित कोशिकाओं की खोज तालाब के जल में ल्यूवेनहॉक ने 1676 में की। वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना होता है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये एक कोशिकीय जीव है। तथा वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। वे मतलब एक कोशिका से मिलकर बना होगा वह एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे और जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होगा वह बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। एक कोशिकीय जीव में सभी जैव क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि व जनन शरीर की एक कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। ये हम सभी को पता है कि एक कोशिकीय जीव होगा उसके अंदर सभी जैसे अपन शरीर का एक पार्ट देखते हैं कि एक ही पार्ट काम करेगा तो उसी पार्ट को सारा काम करना पड़ेगा। जैसे ये है इसके अंदर कुछ भी है तो इसके द्वारा ही सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन एक शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जैसे ये पूरा शरीर है तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जैसे ये 3 कोशिकाएं हैं तो ये तीनों कोशिकाएं अलग अलग काम कर सकती है। जैसे ये कोशिका है और ये कोशिका है तो ये तीनों कोशिकाएं एक एक करके अलग अलग काम कर लेगी। जैसे अपन देख सकते हैं कि अपना शरीर है, अपने शरीर के अंदर कितनी सारी कोशिकाएं हैं और जैसे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर पूरे शरीर के तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जैसे हाथ, पैर, मुंह, हर चीज़ अलग अलग है तो अलग अलग कार्य करने में मदद करती है। इसी प्रकार जैसे अपने शरीर के अंदर पाचन अलग तंत्र के द्वारा होता है, श्वसन अलग तंत्र के द्वारा होता है, उत्सर्जन अलग तंत्र, रेस्पिरेशन मतलब अलग अलग चीज़ों के द्वारा होता है। उसी प्रकार एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका के द्वारा एक ही यह कोशिका है तो इसके द्वारा ही सारा काम किया जाएगा। इसके अंदर ही पाचन होगा, इसके अंदर ही उत्सर्जन, रेस्पिरेशन सब कुछ इसी के अंदर होगा। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। अब हम देखते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में सभी जैव क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन कोशिकाएं एक ही कोशिकाओं से संपन्न होती है। मैंने अभी यही लाइन बोली है कि एक कोशिकीय जीवों के अंदर ये सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में होती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिका समूह मिलते हैं, उन्हें उत्तक कहते हैं। ये मैंने अभी बताया कि बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है, उन्हें उत्तक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। ये हम सभी को पता है कि एक कोशिका के अंदर जो कार्य होगा वही मिलकर फिर आगे कोशिकाओं में अगली कोशिकाओं को संदेश देता है। जैसे कि इस कोशिका में कोई कार्य हो रहा है तो ये कोशिकाओं को संदेश देगी, फिर इसको देगी। इसी प्रकार से मूलभूत क्रिया इकाई है। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। सभी जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर होती है। सबसे पहले हमारे बॉडी में सबसे पहले छोटी कोशिका कार्य करेगी, उसी प्रकार धीरे धीरे पूरा शरीर एक साथ काम करेगा। कोशिकाओं के आकार का संबंध व उनके प्रकार से होता है। कोशिका के आकार का संबंध उनके प्रकार से होता है, यानी कि कोशिकाओं की अलग अलग शेप होती है। उदाहरण के लिए तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं हाथी व चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। वह आवेग का स्थानांतरण करती है। जैसे कि यह कोशिका है तो
जंतु कोशिका है, लेकिन जंतु कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि अपन तंत्रिका कोशिका देखेंगे तो तंत्रिका कोशिका की शेप कुछ इस प्रकार से होती है। ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर का आइडिया दे देती हूँ कि तंत्रिका कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से होती है। वैसे आप सभी को पता होगा कि तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार की होती है। तो ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं बहुत लंबी होती है और इनके द्वारा मैसेज का ट्रांसफ़र होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफ़र होता है और वो न्यूरॉन के द्वारा संपूर्ण बॉडी में इतनी मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगती, उससे पहले ये कोशिकाएं अपना कार्य कर चुकी होती है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि यह आवेग का स्थानांतरण का कार्य करती है। आवेग यानी मैसेज के ही ट्रांसफ़र का कार्य करती है। नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाएं से बनती है। ये रुडोल्फ विर्चोफ, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि नई कोशिकाएं हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। जैसे कि अपन सभी को पता है कि ये कोशिका है एक, इसी से ही नई कोशिका का निर्माण होगा। ये नई कोशिकाएं बनेगी इसी से ही। अब अपने आप तो कोई कोशिका बनने से रही, तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अधिकतम कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है, यानी कि हम उन्हें आँखों से भी नहीं देख सकते। नग्न आँखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से इन कोशिकाओं को देख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर की, और उसके बाद जीवाणु कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि अपने को याद करने पड़ेंगे कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका आकार 170 × 130 mm होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं का आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये जनरली क्वेश्चन है, आप इसको 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं का आकार 1 से 100 माइक्रोमीटर होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब एक कोशिकाएं होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है। कई बार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं का मतलब होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है, केंद्रक होता ही नहीं है, तथा यूकेरियोटिक कोशिकाएं वे होती है जिनके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है। इनके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होगा। कोशिका को मापने की इकाई माइक्रोमीटर होती है। कोशिका अब इतनी बड़ी तो होती नहीं है कि कोशिकाओं को किसी बड़े स्केल से मापेंगे, तो इनके लिए छोटे माइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अपन ने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं 1 से 10 माइक्रोमीटर तथा यूकेरियोटिक कोशिकाएं 5 से 100 माइक्रोमीटर तक की होती है। अब हम कोशिका सिद्धांत देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में रुडोल्फ विर्चोव के बारे में देख लिया। इन्होंने कहा कि नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं से ही बनती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। इनके अनुसार पादपों व जंतुओं का शरीर कोशिकाओं व उनके उत्पादों से ही बना होता है। पादपों व जंतुओं का शरीर उनके उत्पादों से ही बना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर की प्रत्येक कोशिका आनुवंशिकी की इकाई होती है। आनुवंशिकी की इकाई होती है मतलब कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है लगातार, कोई अचानक से बीच से नहीं आती है। कोशिका सिद्धांत का नया रूप नेगली व रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। ये नए साइंटिस्ट नेगली ने रुडोल्फ विर्चोव के साथ नया सिद्धांत दिया। इनके अनुसार नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्व कोशिकाओं के विभाजन से होता है। पहला, ये 3 इनके अंदर से 3 तो याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका जीव की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, यानी कि कोशिका से ही शरीर का सभी कार्य होता है। कोशिका का निर्माण और क्रिया, कोशिका जो भी कार्य करती है, अपना शरीर जो भी कार्य करता है वो कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। कोशिकाओं में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं, यानी कि ये कोशिकाएं हैं। जैसे कि
अपन अपने पेरेंट्स हैं, तो अपने पेरेंट्स के द्वारा एक कोशिका के द्वारा ही अपने पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। तो उसी कोशिका के अंदर अपने जीन प्रेजेंट डीएनए होता है, और जैसे ये केंद्रक है कोशिकाओं के अंदर, इस केंद्रक के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इस डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन जीन्स के अंदर आनुवंशिक गुण निहित होते हैं जो ही अपने पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रंस में आते हैं, यानी कि बच्चों पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आते हैं, तथा यह आनुवंशिक गुण निहित होते हैं जिनसे ही, जैसे आपने देखा होगा कि किसी ने आपने कहते हुए सुना होगा कि यह अपने दादा पे गया है, यह अपने नाना पे गया है, इसी प्रकार यह अपने पापा पे गया है, मतलब कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। तो आनुवंशिक गुण उसी को कहते हैं कि आनुवंशिक पैतृक गुण बच्चों में आते हैं। नई पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सात्यांत कंटिन्यूसली का संचालन होता रहता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार गुणों का संचालन होता रहता है। नोट: वायरस की संरचना को कोशिका सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वायरस के बारे में कहते हैं कि वायरस के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है, और इसलिए वायरस को इस सिद्धांत के लिए अपवाद समझा जाता है। और इसके जनरली कहा जाता है कि वायरस को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी के रूप में कहा जाता है, क्योंकि वायरस के द्वारा अपन देखेंगे कि ये फैक्टर होते हैं जो अपने शरीर के अंदर बीमारियां कोज करते हैं, लेकिन इनके अंदर केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ना तो इन्हें सजीव ही कहा जा सकता है और ना ही इन्हें निर्जीव कहा जा सकता है। इनमें कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनके कारण इनको सजीव कहते हैं, लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनके कारण इनको निर्जीव की संज्ञा भी दी जाती है, इसलिए इनको सजीव के अंदर यहाँ पर नहीं देखेंगे। अब हम कोशिका के पर्टिकुलर ऑर्गन्स को देखते हैं, जैसे कि कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कोशिका के अंदर अपने को पढ़ना है, तो उससे अपने को आसानी रहती है। सबसे पहले देखेंगे कोशिका झिल्ली कला कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, इसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कोशिका भित्ति, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्रिस्टी या सीखी, क्रिस्टी सीखी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का ही पार्ट है। लाइसोसोम, नेक्स्ट देखेंगे राइबोसोम, फिर देखेंगे गोल्जी बॉडी, और फिर देखेंगे लवक, अंतःप्रदेपी जालिका, तारकाएं, रिक्तिकाएं, केंद्रक, तो आज अपन जितना हो सके उतना देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में देख लेंगे। आज जितना हो सकता है उतना देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपन थे कोशिका झिल्ली पे, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो सबसे पहले कोशिका अपन मतलब फटाफट देखते जाते हैं। आप लोगों का पढ़ा होगा ये 10th तक, बहुत बार क्वेश्चन आता है इनके बारे में, और ये देखा हुआ भी है। तो लगातार अपन जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। 1 मिनट, मैं जो लाइन ठीक होगी उनको हाईलाइट करती चलूँगी। कोशिका कला, कोशिका हाईलाइट करती चलूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका कला को कोशिका के जीव द्रव्य की सबसे बाहरी सजीव आवरण है। ये हम सभी को पता है कि कोशिका झिल्ली यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य के सबसे बाहरी सजीव होते हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति को अपन निर्जीव कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जीव नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर जीव होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि जिनके अंदर जीव प्रेजेंट होता है, जीव द्रव्य के बाहरी आवरण की रक्षा कर जीव द्रव्य की रक्षा करते हैं। ये कोशिकाओं के बाहर वातावरण से पृथक करती है। कोशिका कला की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इनकी मोटाई 75 मल्टीप्लाई 150 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इनकी मोटाई ये आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, वरना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनकी मोटाई 175 से 105 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। कोशिका कला एक त्रिस्तरीय आवरण है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि कोशिका कला एक त्रिस्तरीय लाइन है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड के अणुओं से मिलकर बनी होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोशिका कला
त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन तथा फॉस्फेट के लिपिड के अणुओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है, यानी कि इनके अंदर रंध्र प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर से कोई तत्व यानी कि मिनरल्स या फिर कोई अवांछनीय तत्व कोशिका के द्वारा बाहर निकालने हो, या जैसे कि या फिर कोशिका के बाहर से कोई तत्व अंदर लेने हो, तो कोशिका एक सरंध्र झिल्ली प्रेजेंट होती है जो कि आर पार पदार्थों को ट्रांसफर करने में योगदान देती है। कोशिका झिल्ली आर पार पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के परिवहन के द्वारा प्रक्रिया को संपन्न करती है। ये जल के अणुओं का परिवहन परासरण द्वारा संपन्न करती है। परासरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं का ट्रांसफर होना। इसे ही परासरण का नियम कहा जाता है। जैसे जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ट्रांसफर होना। जैसे बाहर की तरफ आपने एक देखा होगा कि किशमिश को जैसे अपन किशमिश को देखेंगे कि उसको ज़्यादा देर पानी में डाल के रखते हैं तो वो पानी सिर्फ भर जाती है। उसी प्रकार अंगूर को मीठे चीनी के घोल के अंदर रखेंगे तो अंगूर के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अपन देखेंगे कि कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए, यदि मतलब कोशिका श्वसन तो करती ही है जनरली, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी परासरण के द्वारा, तथा ऑक्सीजन का परिवहन, जल का अणुओं का ट्रांसफर ये होता है कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रित रखती है। ये लाइन आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोशिका कला प्रवेश करने वाले व बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। यह आवश्यक पदार्थों को अंदर व बाहर आने जाने देती है। आवश्यक पदार्थों को अंदर आने जाने देती है तथा पदार्थों की गति को रोकती है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी कि इसके अंदर फिक्स होता है कि यही एलिमेंट्स अंदर आ सकते हैं और यही एलिमेंट्स बाहर जा सकते हैं। इसके अंदर ऐसे नहीं है कि हर तत्व, जैसे कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती है तो वह हर सभी चीज़ें बाहर नहीं जा सकती। फिक्स होता है कि जो इनके अंदर, जैसे एक गेट है तो उसके अंदर फिक्स होता है कि इसी साइज के मॉलिक्यूल्स या फिर जैसे अपन जा सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ है तो वो गेट के अंदर नहीं आ सकती या बाहर भी नहीं जा सकती। उसी प्रकार कोशिका भी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जिसके अंदर फिक्स होता है कि इसी आकार के मॉलिक्यूल जा सकते हैं। अब कार्य तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं को निश्चित आकृति प्रदान करती है। ये तो देखेंगे ही, जैसे निश्चित आकृति प्रदान करती है। किसी के ऊपर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर कोई रख देंगे तो वो उससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना, तो फिक्स आकृति हो गई तो उसी की आकृति प्रदान करती है। यह कोशिकीय आसंजन में सहायता करती है। कोशिका झिल्ली लचीलेपन के गुण के कारण द्वारा पदार्थों को अंतर्ग्रहण करना या पदार्थों को घेर कर पाचन करना एंडोसाइटोसिस अंतः कोशिकता तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ये आपको लाइन याद रखनी है कि कोशिका झिल्ली के द्वारा अंतर्ग्रहण करना घेर कर उनका पाचन कर लेती है। जैसे कि आपने अमीबा को देखा होगा। अमीबा, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ कि अमीबा कैसे पाचन करता है। अमीबा में अपन जनरली देखेंगे तो अमीबा ऐसे कैसी भी शेप का होता है और ये पाचन के बाद पाचन करने के लिए अपनी शेप ऐसे जैसे ये कोई फूड है तो ये अपनी शेप को धीरे धीरे चेंज करता जाता है। ये अपने शेप को धीरे धीरे चेंज करता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये इस भोजन को पूरा ही निगल लेता है। इसी प्रकार जैसे अभी मेरे से ये पूरी शेप नहीं बन रही है तो ये इस भोजन को पूरा अच्छे से निगल लेता है और इसका डाइजेशन कर देता है तथा वेस्ट पदार्थों का उनका बाहर एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर निकाल देता है। अब देखते हैं कोशिका भित्ति।
पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है। 1 मिनट रुको, मैं इसको हटा देती हूँ। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। मैंने आपको ये पहले बताया कि कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, इसके अंदर जीव नहीं होता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है व कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जैसे कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन व पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। मैंने आपको कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। ये आप बताइए कि किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय आवरण होता है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड के अणुओं की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से विभेदित किया जाता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट तथा पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। आपने पादपों के चारों तरफ एक आवरण देखा होगा, एक टाइट आवरण होता है जो प्लांट्स को बाहरी तनाव से या फिर अपन कह सकते हैं कि बाहरी प्रेशर से बचाता है, जिसके कारण से पादप में वह हानि नहीं हो पाती है, जैसे बाहरी चोट लगना आदि, और अन्य बैक्टीरिया से भी बचाता है। इसी प्रकार अपन कहाँ थे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।